बिहार की राजनीति का वो रॉबिन हुड जो कभी कोसी के बीहड़ों में बंदूक के दम पर राज करता था, आज 31 साल पुरानी एक फाइल ने उसे बेबस कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है, ये राजेश रंजन से पप्पू यादव बनने की कहानी है। वो पप्पू यादव जिसने 90 के दशक में जातीय हिंसा के बीच अपनी पैरेलल आर्मी खड़ी की, जो कभी मसीहा बना तो कभी बाहुबली, कभी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को 2 टके का बताया तो कभी बाढ़ के पानी में उतरकर हजारों की जान बचाई। लेकिन आज वही बाहुबली सलाखों के पीछे है। क्या ये उसके कर्मों का हिसाब है जो 3 दशक बाद उसे ढूंढते हुए आया है, या फिर आज की सियासत में सवाल पूछने की सजा? मसीहा, माफिया, बाहुबली या बेबस? आखिर कौन है असली पप्पू यादव और क्यों उसकी इस गिरफ्तारी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है? चलिए इस पूरी दास्तान के पन्ने पलटते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 2026 की उस रात से, जब बिहार का ज्यादातर हिस्सा गहरी नींद में था, लेकिन पटना में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जो खबरें छनकर आ रही हैं उनके मुताबिक पुलिस का एक बड़ा अमला पप्पू यादव के दरवाजे पर पहुंचता है। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, माहौल में तनाव था और एक अजीब सी जल्दबाजी भी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी और वजह बताई गई एक 31 साल पुराना केस। गिरफ्तारी के वक्त जो ड्रामा हुआ वो भी कम फिल्मी नहीं था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पप्पू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि वो बेहोश भी हो गए थे, फिर भी पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन एम्बुलेंस में चढ़ते वक्त पप्पू यादव ने अपने समर्थकों की तरफ देखकर कहा कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक इशारा था कि शायद इस डर के पीछे कोई बड़ी वजह है। अब उस केस की बात करते हैं जिस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। मामला 1995 का है, पटना के गर्दनी बाग थाने का। विनोद बिहारी लाल नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने एक मकान किराए पर लिया, लेकिन मकान मालिक को यह नहीं बताया गया कि इस घर का इस्तेमाल सांसद कार्यालय यानी राजनीतिक दफ्तर के तौर पर होगा। शिकायतकर्ता का कहना था कि बाद में पप्पू यादव ने उस मकान पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया। थाने में केस दर्ज हुआ जो सालों से कोर्ट में चलता रहा। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके लिए पहले इश्तिहार, फिर कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। पटना की विशेष अदालत ने इसी आधार पर गिरफ्तारी का आदेश दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट गिरफ्तारी के बाद आया। 7 फरवरी की सुबह पप्पू यादव को एम्बुलेंस से पटना सिविल कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने अपना काम किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यहां तक तो सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा लग रहा था। उन्हें पटना की मशहूर बेऊर जेल ले जाया गया, लेकिन जेल में उनकी हालत स्थिर नहीं थी। जेल प्रशासन ने रिस्क नहीं लिया और उन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां जो तस्वीर सामने आई उसने बिहार के हेल्थ सिस्टम और एक सांसद की हैसियत दोनों की पोल खोल दी। एक निर्वाचित सांसद जिसे वैसे तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसे मेडिकल कॉलेज में एक ढंग का बेड तक नहीं मिला। वो स्ट्रेचर पर लेटे थे, आसपास भीड़ थी और डॉक्टर ने वहीं उनका चेकअप किया। ये तस्वीर सिर्फ पप्पू यादव की लाचारी नहीं दिखा रही थी, बल्कि ये भी बता रही थी कि जब वक्त पलटता है तो वीआईपी प्रोटोकॉल कैसे हवा हो जाते हैं, कैसे एक बाहुबली भी बेबस हो जाता है। स्वाभाविक है, जब मामला इतना हाई प्रोफाइल हो तो राजनीति का तड़का तो लगेगा ही। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने आरा और पूर्णिया की सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका गया। समर्थकों का कहना है कि ये कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या की कोशिश है। इस आग में घी डालने का काम किया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट ने। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये आवाज दबाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी ने भी सुर में सुर मिलाया। कांग्रेस इसे बिहार सरकार की साजिश बता रही है। सुनिए। ये किसी भी सांसद को बगैर किसी बात के 1995 के केस में गिरफ्तार करना, ये कहां का न्याय है, ये देखने की बात है। पप्पू यादव अगर यहीं इंडिया गठबंधन के या कांग्रेस के सांसद नहीं होते तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता? क्या उन्हें जमानत लेने का मौका नहीं दिया जाता? और अगर ये इतना बड़ा संज्ञेय अपराध था तो 1995 से लेकर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब ये गिरफ्तारी सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है।
चूंकि पप्पू यादव ने बिहार सरकार की नाक में दम कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने बिहार सरकार की नाक में दम कर रखा है, बिहार सरकार की जंगल राज के खिलाफ पप्पू यादव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम इस गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। जैसा कि सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा कि पप्पू यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो क्या सच में ऐसा है? चलिए इसको भी समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके साथ हुई दरिंदगी का मामला। पप्पू यादव इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर थे। वो लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे थे, सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे और इसे एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस छात्रा के पिता ने मीडिया के सामने आकर जो कहा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो लोग मेरी बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। परिवार का मानना है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक साजिश है ताकि इस केस से ध्यान भटकाया जा सके और जो सवाल वो उठा रहे थे उन्हें खामोश किया जा सके। अगर परिवार का यह आरोप सच है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत डरावनी तस्वीर पेश करता है। क्या न्याय मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि 31 साल पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं? हालांकि सरकार और एनडीए के नेता ऐसे किसी भी आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, सुनिए। फालतू की बातें हैं, कहां से लोग तार कहां जोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। नीट छात्रा के मामले में जांच सीबीआई को अनुशंसा करके जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सीबीआई जांच करेगा। भाई पुराना कोई मुकदमा है, जो कुछ भी पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार करने वाले लोग कह रहे हैं, जिनको भी शिकायत है तो मुकदमा है कि नहीं जाकर जरा देख लें कोर्ट में। मुकदमा अगर नहीं है, फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है, तब कोई बात होती है। अदरवाइज मुकदमा है ही, और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर कोई पुराना केस पेंडिंग है तो उस पर कार्रवाई होना गलत नहीं है। पप्पू यादव ने 1995 में कोई गलती की थी तो कोर्ट को अपना काम करने का पूरा हक है। लेकिन यह सवाल कार्रवाई की टाइमिंग पर उठ रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस वक्त पप्पू यादव एक संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के लिए सरदर्द बने हुए थे, ठीक उसी वक्त 31 साल पुरानी फाइल खुल गई? क्या वो खामोश रहते तो ये वारंट अब भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहता? फिलहाल पप्पू यादव की रातें जेल और अस्पताल के बीच कट रही हैं और बाहर उनके नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। खैर, आने वाले दिन तय करेंगे कि मामला सिर्फ एक पुराना केस था या फिर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये गिरफ्तारी, ये पुलिस, ये कोर्ट कचहरी पप्पू यादव के लिए सब नया नहीं है। असल में 31 साल पुराने जिस केस ने तूफान खड़ा किया है वो तो उनकी क्राइम फाइल का बस एक पन्ना है। पूरी किताब तो इससे कहीं ज्यादा गहरी, काली और सवालों से भरी है। आज की सहानुभूति की लहर के पीछे एक ऐसा इतिहास भी छुपा है जिसमें हत्या, अपहरण और बाहुबल के ऐसे किस्से हैं जिन्होंने कभी पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार के सीमांचल में किसी के लिए भगवान है तो किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम। पप्पू यादव के राजनीतिक सफर और जेल की कोठरी का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा जिसमें पप्पू यादव का उदय हुआ। वो 90 का दशक था। राजेश रंजन से पप्पू यादव बनने का सफर मुखिया के चुनाव से शुरू हुआ था, लेकिन उनकी असली धमक पहली बार 1990 में सुनाई दी। ये वो साल था जब बिहार की राजनीति करवट ले रही थी। महज 23-24 साल की उम्र में पप्पू यादव ने सिंघेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस दौर में बड़ी पार्टी के सिंबल के बिना चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन पप्पू यादव ने करिश्मा कर दिखाया। वो निर्दलीय लड़े और भारी मतों से जीतकर पहली बार विधायक बने। यही वो जीत थी जिसने पटना के सियासी गलियारों में ये संदेश पहुंचा दिया कि कोसी के इलाके में अब एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है। विधायक बनने के ठीक एक साल बाद वो 1991 के लोकसभा चुनाव में उतरे और जीतकर सीधे दिल्ली पहुंच गए। इतनी कम उम्र में विधायक और फिर सांसद बनना ये सिर्फ जन समर्थन नहीं था, उनकी उस हनक का नतीजा था जो धीरे धीरे दबंगई में बदल रही थी। और बाहुबली बनने के पीछे कारण था 90 के दशक का वो खूनी जातीय संघर्ष जिसने बिहार को बांट रखा था। उस दौर में बिहार अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई में जल रहा था। एक तरफ आनंद मोहन जैसे नेताओं का गुट था
तो दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों को एक ऐसे रक्षक की तलाश थी जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। पप्पू यादव ने इसी खालीपन को भरा। उन्होंने कोसी और सीमांचल के यादवों और पिछड़ों के बीच खुद को एक ढाल की तरह पेश किया। कहा जाता है कि उस दौर में अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए उन्होंने हथियार उठाए, अपनी खुद की पैरेलल आर्मी खड़ी की और यहीं से एक जन नेता धीरे धीरे बाहुबली में तब्दील हो गया। लोगों को लगने लगा कि अगर सिस्टम उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो पप्पू भैया करेंगे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें कानून की नजरों में अपराधी लेकिन अपने समर्थकों की नजरों में रॉबिनहुड बना दिया। लोगों को लगता था कि जहां पुलिस और प्रशासन नहीं पहुंच पाता वहां पप्पू भैया पहुंच जाते हैं। लेकिन इस मसीहा वाली छवि के पीछे एक और चेहरा था, अपराध की दुनिया का। उनके चुनावी हलफनामों पर नजर डालें तो हत्या की कोशिश, अपहरण, फिरौती, दंगा और धोखाधड़ी के अनगिनत मामले दर्ज हैं। ये सिर्फ केस नहीं है, ये उन कहानियों के सबूत हैं जो कोर्ट की फाइलों में दर्ज हैं। समर्थक कहते हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश है, उन्हें फंसाया गया है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि ये वो जंगल राज था जिसके दम पर सत्ता हासिल की गई। क्योंकि दर्जनों मुकदमे होने के बावजूद हर बार सबूतों का अभाव, गवाहों का मुकर जाना या लचर पुलिस जांच, इन सब ने पप्पू यादव को हर बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। वो जेल जाते, छूटते और फिर चुनाव जीत जाते। पप्पू यादव की जिंदगी का सबसे काला और विवादित अध्याय 14 जून 1998 को लिखा गया। ये वो तारीख थी जिसने बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया। पूर्णिया से सीपीएम विधायक अजीत सरकार की गाड़ी को घेरकर उन्हें दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। अजीत सरकार के साथ साथ उनके ड्राइवर और एक कार्यकर्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वो एक ऐसे नेता थे जो अपनी ईमानदारी और भूमिहीनों की लड़ाई के लिए जाने जाते थे। ये कोई साधारण गैंग वॉर नहीं था, एक लोकप्रिय विधायक की हत्या थी। पूरा शहर जल उठा था। दबाव इतना बढ़ा कि जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई और फिर 1999 में सीबीआई ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। मुकदमा चला, गवाहियां हुई और करीब एक दशक बाद 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पप्पू यादव को दोषी करार दिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस वक्त लगा कि शायद अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन हमारे देश में कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चलती है। 2013 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन अजीत सरकार हत्याकांड का दाग उनकी छवि पर आज भी गहरा सवालिया निशान बनकर चिपका हुआ है। अजीत सरकार केस तो सबसे बड़ा मामला था, लेकिन पप्पू यादव के अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। उन पर आरोप लगते रहे कि व्यापारियों को डराया गया, रंगदारी वसूली गई। 90 के दशक में बिहार के कई व्यापारी डर के मारे अपना कारोबार समेटने को मजबूर हो गए थे। उस डर के पीछे कई बार इन्हीं बाहुबली नेताओं का नाम आता था, जिनमें पप्पू यादव एक है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में पप्पू यादव को सजा नहीं हुई, क्योंकि अक्सर गवाह कोर्ट में आते आते अपनी गवाही बदल लेते थे। इसे आप डर कहें या समझौता, लेकिन हकीकत यही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पप्पू यादव की क्राइम कुंडली पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। पप्पू जी का इतिहास वही रहा है। जब हम लोग 90 के दशक में इंटर्न होते थे तो 90 के समय में वह लोग कैदी वार्ड में ही रहते थे। कैदी वार्ड से पूरे बिहार में अपना क्राइम सिंडिकेट चलाते थे और कांड करने के बाद पुनः पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में पहुंच जाते थे। और फिर से उनको 35 साल बाद पुनः उसी कैदी वार्ड में देखना, जीवन एक सर्कल है। आप जितनी हत्याएं करते हैं, जितने क्राइम करते हैं, जितनी स्मगलिंग करते हैं, सबका हिसाब आपको यहीं पे देना है। इन सब गंभीर आरोपों और जेल यात्राओं के बीच एक तस्वीर ऐसी है जो बहुत कंफ्यूज करती है। वो तस्वीर है जनता का प्यार। जेल में रहते हुए भी पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। वो जेल से बाहर आते हैं तो हजारों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी होती है। आखिर क्यों? तो इसके दो पहलू हैं। पहला, डर। आलोचक कहते हैं कि लोग डर की वजह से वोट और समर्थन देते हैं। और दूसरा पहलू है मदद। पप्पू यादव ने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई है जो सिस्टम के सताए लोगों की मदद करती है। कोरोना काल हो या बिहार की बाढ़, वो घुटने भर पानी में उतरकर लोगों को खाना और दवाइयां पहुंचाते दिखे हैं। यही विरोधाभास है। एक हाथ पर खून और अपराध के आरोप हैं तो दूसरे हाथ में मदद का पैकेट। जब सरकारी सिस्टम फेल होता है तो ऐसे बाहुबली मसीहा बन जाते हैं।
पप्पू यादव की कहानी इसी टूटे हुए सिस्टम की उपज है। वो जेल जाते हैं, खुद को पीड़ित बताते हैं, कहते हैं कि सत्ता पर काबिज लोगों की साजिश है और जनता उन पर भरोसा कर लेती है। यहां सिक्के का एक और पहलू है जिसे अक्सर हम खबरों के शोर में सुन नहीं पाते। हम लोग पप्पू यादव को सांसद या बाहुबली के तौर पर तो खूब जानते हैं, लेकिन उस सख्त छवि के पीछे एक इंसान भी है। पप्पू यादव के पास हजारों समर्थक हैं, लेकिन अपना परिवार नहीं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकियां मिली थी, तब पूरा देश हैरान था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। सुनिए। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। इस बयान को पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इससे साफ हो गया कि दोनों के बीच सुलह की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि पप्पू यादव ने इस पर कभी खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और हमेशा इन सवालों से बचते नजर आए। आज भले ही दोनों अलग अलग रह रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी बिहार की सबसे चर्चित लव स्टोरी मानी जाती थी, जो बॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह है। साल था 1991। पप्पू यादव राजनीति में नए थे और उस वक्त वो पटना की जेल में बंद थे। जेल में ही उन्होंने सुपरिंटेंडेंट के घर के पास कुछ लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा। उनमें एक लड़का था विकी, जो रंजीत रंजन का भाई था। उनकी विक्की से दोस्ती हुई और एक दिन उसने पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। उस एल्बम में एक तस्वीर थी, टेनिस रैकेट थामे एक लड़की, वो रंजीत रंजन थी। कहते हैं उसे एक तस्वीर को देखते ही बाहुबली पप्पू यादव अपना दिल हार बैठे थे। ये एक तरफा प्यार था। रंजीत रंजन उस वक्त नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी और एक बेहद अनुशासित सिख परिवार से थी। उनके पिता फौज से रिटायर्ड थे और गुरुद्वारे में ग्रंथी थे। फिर पप्पू यादव ने रंजीत को पहली बार पटना क्लब में टेनिस खेलते देखा। दीवानगी ऐसी थी कि वो 3 साल तक पटना से पंजाब के चक्कर लगाते रहे, लेकिन रंजीत और उनके परिवार ने साफ मना कर दिया। एक पढ़े लिखे परिवार को अपनी बेटी के लिए एक ऐसा दामाद कैसे मंजूर होता जो झेल आता जाता हो। लेकिन कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो हताश होकर पप्पू यादव ने नींद की गोलियां खा ली। उनकी हालत गंभीर हो गई, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस घटना ने सबको हिला दिया, माहौल बदला और आखिर में कांग्रेस नेता एसएच आलूवालिया की मध्यस्थता के बाद रंजीत का परिवार मान गया। 1994 में शादी हुई और ये कोई आम शादी नहीं थी। कहा जाता है कि पूरा बिहार उमड़ पड़ा था इस शादी के लिए। चार्टर प्लेन से मेहमान आए थे, सड़कों पर गाड़ियों का रेला था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। आज वही जोड़ा अलग अलग रह रहा है। लेकिन इन सब दुखों के बीच अभी हाल ही में पप्पू यादव की जिंदगी में खुशी का पल आया, जिसने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। ये खुशी उनके बेटे सार्थक रंजन ने दी। सार्थक का चयन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिनी ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया है। सार्थक पहले ही दिल्ली की रणजी टीम से खेल चुके हैं और अंडर 19 टीम के उप कप्तान रह चुके हैं। पप्पू यादव की बेटी प्रकृति रंजन भी अपनी मां की तरह स्पोर्ट्स में नाम कमा रही हैं। वो टेनिस की नेशनल लेवल प्लेयर हैं और राजनीति की शोर से दूर अपनी पढ़ाई और खेल पर फोकस कर रही हैं। यानी पप्पू यादव के दोनों बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहे हैं, बाहुबली की परछाई से दूर। लेकिन पप्पू यादव सिर्फ बिहार के बाहुबली नेता नहीं है। 2024 में उन्होंने सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ललकारा था, जिसके बाद उन्हें धमकी मिली थी। जैसा मैंने अभी बताया, इस पूरे मामले के पीछे कारण था मुंबई में पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या। बाबा सिद्दीकी और पप्पू यादव के संबंध काफी अच्छे माने जाते थे। अपने दोस्त की हत्या से पप्पू यादव बेहद दुखी थे और गुस्से में भी थे। इसी गुस्से में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, ये लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का अपराधी है। अगर कानून मुझे इजाजत दे तो मैं 24 घंटे के अंदर इस लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जैसे ही पप्पू यादव की पोस्ट वायरल हुई, उनके फोन की घंटियां बजने लगी। पप्पू यादव ने खुद खुलासा किया कि उन्हें अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही।
धमकी देने वाले कई ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुई। सुनिए। जी बस इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कल कर दिया बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो पप्पू यादव जो कल तक कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में नेटवर्क खत्म कर दूंगा, धमकी मिलने के बाद अचानक सुरक्षा की मांग करने लगे। ये एक बड़ा विरोधाभास था। उन्होंने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और Y+ या Z श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। जो नेता कल तक सिंघम बन रहा था, अब उसे पुलिस के पहरे की जरूरत पड़ गई। यही नहीं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन खबर है कि उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया गया। उन्होंने बिहार के DGP और IG से भी मुलाकात की, लेकिन सभी जगह उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। एक सांसद जो खुद को जनता का सेवक कहता है, वो सिस्टम के सामने इतना लाचार दिखा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ा। बाद में एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने अपने बयान पर थोड़ी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने नेटवर्क खत्म करने की बात कानून के दायरे में रहकर कही थी, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। ये U-टर्न बताता है कि शायद उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि अब की बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। तो ये थी पप्पू यादव की पूरी कहानी, गिरफ्तारी के ड्रामे से लेकर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी तक। एक तरफ वो हजारों समर्थकों से घिरे हैं, तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेले हैं। पहले वो एक गैंगस्टर को चुनौती देते हैं, फिर अपनी सुरक्षा के लिए दर दर भटकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को ललकारने से लेकर सलाखों के पीछे जाने तक का यह सफर बताता है कि वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव एक सियासी साजिश का शिकार हुए हैं, या फिर ये उनके पुराने कर्मों का फल है जो 31 साल बाद सामने आया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।